3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की एक फैक्ट्री से अचानक 40 टन जहरीली गैस लीक हो जाती है और सुबह होने तक पूरा भोपाल एक जहरीले गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ मृत पड़े लोगों और बच्चों की तस्वीरों से भारत में हड़कंप मच जाता है। वहीं आजादी के बाद रोजगार का सपना देख रही जनता के लिए ये हादसा एक भयानक त्रासदी साबित होता है। सिर्फ एक ही रात में 3000 से ज्यादा बेकसूर लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा 15,000 से 20,000 के पार पहुंच जाता है। आदमी, औरतें, बच्चे, जानवर, कीट पतंगे, जो भी इस गैस के संपर्क में आया उसने अपनी जान गंवा दी। ये हादसा भोपाल के लोगों पर न केवल गहरा जख्म छोड़ता है बल्कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर भी कई सवाल खड़े करता है। पहला ये कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन था, दूसरा कैसे पूरा शहर एक जहरीले गैस चैम्बर में बदल गया, और तीसरा इतनी बड़ी त्रासदी के बाद क्या परिणाम सामने आए और इसका असर भारतीय औद्योगिक विकास पर क्या पड़ा। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 2 और 3 दिसंबर 1984 की उस भयावह रात से, जब आधी रात को भोपाल में मौजूद यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव होता है। ये वही जहरीली गैस थी जो अगर सांस के जरिए किसी के शरीर में पहुंच जाए तो उसका श्वसन तंत्र तुरंत डैमेज हो जाता है। पहले सांसें धीमी पड़ती हैं, फिर उल्टियां होती हैं और अंत में तड़पते हुए मौत हो जाती है। हादसे से लगभग 3.5 घंटे पहले एक शिफ्ट वर्कर अपनी रूटीन ट्रेनिंग शुरू करता है। वह सभी पाइप में पानी भरता है ताकि पाइप की सफाई हो सके, पर वह यह नहीं जानता था कि उसका फेंका गया पानी जॉइंट अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक तक पहुंच गया था, जो पहले से ही खतरनाक MIC गैस से भरा हुआ था। दरअसल जिस जंपर लाइन के जरिए पानी टैंक तक पहुंचा उसे एक स्वीप लाइन नाम की मेटल प्लेट से अलग किया जाना था, जो उस रात मौजूद ही नहीं थी। वहीं पानी के जोरदार बहाव के साथ पाइप में जमी जंग भी इच्छा 10 टैंक में चली जाती है, जिसमें पहले से ही 42 टन MIC गैस थी। जैसे ही लोहा और MIC आपस में मिलते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है जो टैंक के अंदर गैस के रूप में उबाल पैदा करती है। फैक्ट्री वर्कर इसे शुरुआत में मामूली लीक समझते हैं क्योंकि रीडिंग नॉर्मल ही दिख रही होती है, लेकिन कुछ देर में रीडिंग अचानक तेजी से बढ़ने लगती है और अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है। अब वर्कर्स को समझ आता है कि ये बहुत बड़ी तबाही होने जा रही है और इसे घटने में अब मात्र आधा घंटा बचा है। कंट्रोल रूम ऑपरेटर सुमन देव को फिर भी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगा कि गैस वेंट स्क्रबर में जाकर निष्क्रिय हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गैस वेंट स्क्रबर को पार कर फ्लेयर टावर तक पहुंच जाती है। जब हादसा होने में मात्र 15 मिनट बचे थे, तब भी सुमन की टीम आखिरी कोशिश करती है। इमरजेंसी वाटर कैनन को खोलकर गैस को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पाइप में पानी का दबाव इतना कम होता है कि वह फ्लेयर टावर तक पहुंच ही नहीं पाता और आखिरकार वो समय आ ही जाता है। MIC गैस हवा में घुलकर एक जहरीले बादल का रूप ले लेती है। वो बादल इतना जहरीला था कि उसने मात्र 1 घंटे के अंदर 3000 भोपाल वासियों की जान ले ली। धीरे धीरे ये संख्या 15,000 मौतों को पार कर जाती है। जो बच गए वे भी उस जहरीली गैस के असर से अंधे, अपंग या गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि आज भी इसका असर उन बच्चों में देखा जा सकता है जो पीड़ित माता पिता से पैदा हुए, क्योंकि उनकी रगों में आज भी वही जहर बह रहा है। हादसे के बाद फैक्ट्री को तो बंद कर दिया गया, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिला। यूनियन कार्बाइड अमेरिका ने हादसे के 5 साल बाद केवल $470 मिलियन का मुआवजा देने की पेशकश की, यानी कि लगभग $600 प्रति पीड़ित व्यक्ति। आज की तारीख में देखा जाए तो एक भारतीय की जान की कीमत 42,000 रुपए लगाई गई थी। यही साबित करता है कि इस जानलेवा फैक्ट्री ने जीते जी तो जिंदगी से खेला ही, मौत के बाद भी मजाक बना दिया, क्योंकि दोषी वॉरेन एंडरसन को कभी सजा नहीं दी गई। भारत में मौजूद इस फैक्ट्री के 8 पूर्व मैनेजरों को जो सजा दी गई, वह सुनकर इंसाफ पर आपकी हंसी छूट जाएगी। हजारों बेगुनाहों की मौत का जुर्म और सजा सिर्फ 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना, और वो भी तुरंत जमानत पर रिहा कर दिए गए।